हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिस्ट्री बस। आज हमारे साथ समीर हैं जो पीएचडी थर्ड ईयर में हैं सीएचएस में। तो समीर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम समीर मेघ त्रिपाठी है और अभी मैं पीएचडी यहाँ से कर रहा हूँ थर्ड ईयर में मिडिवल हिस्ट्री में। और मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो है स्टेट फॉर्मेशन एंड लेजिटिमाइजेशन प्रोसेसेस ऑफ कदम्बा एंड एपिग्राफिकल स्टडी circa 10 to 14 सेंचुरी। तो आपने सिनॉप्सिस अपना सबमिट कर हाँ, दिया मेरा है? सिनॉप्सिस कंप्लीट हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर में मेरा हो चुका था हम्म। और अभी मैं एक चैप्टर्स के प्रोसेस पे मेरा काम था। अच्छा, तो क्या ये आपका 3 साल का जो पीएचडी का सफ़र था वो कैसा रहा? 3 साल का पीएचडी का सफ़र एक्चुअली पहले 1 साल तो बहुत हेक्टिक होते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कोर्स वर्क करना पड़ता है जिसमें आपको लैंग्वेज कोर्सेज करनी होती है, हिस्टोरियोग्राफी करनी होती है। और हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी रिगरस होता है क्योंकि आपको पूरी फैकल्टी के सामने आना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही आपकी हिस्टोरियोग्राफी और लैंग्वेज कोर्सेज ख़त्म होते हैं, आपको एटलीस्ट 2 जो हैं वो सेमिनार पेपर करने होते हैं। और वो दोनों सेमिनार पेपर, यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बेसिकली आपको प्राइमरी सोर्सेज पे करने होते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ प्राइमरी सोर्सेज पे करेंगे तो आप एकदम नई तरीके से डील करते हैं। आपको हिस्टोरियोग्राफी तो पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है क्योंकि फैक्ट्स वही रहते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या है आपका, आप जिस सोच से आप पीएचडी कर रहे हैं क्या उससे वो मैच करता है नहीं करता। और जनरली हम लोग जो सेमिनार पेपर लेते हैं वो ऐसा लेते हैं कि हमारे पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं वो जो है आगे चल के आपके चैप्टराइजेशन में, सिनॉप्सिस में वो काम आए। कई बार क्या होता है कि ऐसे सेमिनार पेपर ले लिए जाते हैं जो काम नहीं आता है, तो उससे दिक्कत ये होती है कि हमें जो है बाद में हमारे पीएचडी के आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करने में वो समस्या होती है। 1 साल तो वहाँ चला जाता है और वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है क्योंकि आपका कोर्स वर्क ज़्यादा होता है। दूसरे साल में आपको थोड़ा टाइम मिलता है जिसमें आपको सिनॉप्सिस करना होता है और सिनॉप्सिस में बेसिकली आपको एक ब्रीफ आउटलाइन तैयार करनी होती है कि आप कैसे रिसर्च करने जा रहे हैं, आपने क्या क्या सोर्सेज देखे हैं, क्या आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे और आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो 1 साल में आपको कुछ टाइम मिलता है, लेकिन बेसिकली वहाँ भी सेमिनार पेपर आता है क्योंकि वहाँ आपका पहला स्टेज होता है जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को एक प्रोसेस में लाते हैं। तो सेकेंड ईयर में भी सेमिनार्स करने पड़ेंगे? नहीं, सेकेंड ईयर में सेमिनार नहीं करने होते। सेकेंड ईयर आपको पूरा मिलता है, वो आपके सुपरवाइजर पे या आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने थर्ड सेमेस्टर में अपना सिनॉप्सिस कराना चाहते हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में कराना चाहते हैं। आपको एट द एंड फोर्थ सेमेस्टर आते आते आपको सिनॉप्सिस कराना ही पड़ता है। सिनॉप्सिस हाँ, सबमिट कर देना होता सिनॉप्सिस है सबमिट और कर उसके बाद एसआरएफ शुरू हो जाती है। हाँ, एसआरएफ के लिए प्रोसेस क्या होता है कि आपकी सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गई, एटलीस्ट आपके 2 साल पीएचडी के हो जाने चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा क्या है, मेरा सिनॉप्सिस क्योंकि मेरे कुछ काम थे इस वजह से मैंने थर्ड सेमेस्टर करा लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिनॉप्सिस के तुरंत बाद आपका एसआरएफ स्टार्ट हो जाएगा। आपको एसआरएफ कराने के लिए एटलीस्ट पीएचडी के एडमिशन डेट से 2 साल के बाद ही प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एक अपने सुपरवाइजर के थ्रू एक चेयरपर्सन को एड्रेस आप लिखते हैं कि इनका 2 साल कंप्लीट हो गया है, इनको जो है एसआरएफ में अपग्रेड करना है। आपके जो सुपरवाइजर हैं वो 3 लोगों की एक लिस्ट देते हैं डीन को एड्रेस करके कि इन 3 में से किसी एक को, जो आउटसाइड एक्सपर्ट हो, जो जेएनयू का ना हो, उसको कमेटी में डाला जाए। फिर विद इन 1 वीक या 10 दिन में डीन ऑफिस से वापस आता है और जिसमें ये बताया जाता है कि उन 3 पर्सन में से जो आपके सुपरवाइजर ने लिस्ट दी थी उसमें से किसी एक की जो है और वो डीन रिकमेंड करते हैं। फिर एक मीटिंग शेड्यूल होती है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकती है। पूरा एक प्रोसेस हाँ, है उसका। वो 1 महीने कम से कम जाता है, कम से कम 1 से 1.5 महीने जेआरएफ टू एसआरएफ में लगते हैं आपके। लेकिन 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप सिनॉप्सिस कभी भी करा लीजिए। अच्छा, हम साइंसेज में देखते हैं कि जो पीएचडी है वो 3 साल में, 4 साल में कंप्लीट हो जाती है। सोशल साइंसेज में क्या सीन है? पीएचडी कितना टाइम लगेगा? कुछ लोगों का तो मैंने देखा है 7-8 साल तक लग जाता है पीएचडी कंप्लीट होने में। सीएचएस का क्या सिस्टम है, कितने साल? सीएचएस का सीन ये था कि पहले जो पीएचडी होती थी वो 5+1 होती थी कि 5 साल आपको मिलते थे और 1 साल आप एक्सटेंशन ले सकते हैं अगर आपकी रिसर्च कमेटी और आपके सुपरवाइजर एग्री करते हैं तो। अभी क्या हो गया कि अभी वो 4+1 है कि पहले कोशिश ये की जाती है कि एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि 4 साल में आपको जो है वो पीएचडी कर ली जाए, और नहीं होता है तो फिर एक सेमेस्टर करके 2 आपको एक्सटेंशन मिलते हैं। और सोशल साइंसेज में जनरली बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे साइंस क्या है, साइंस प्योरली जो है वो लैब ओरिएंटेड है और वहाँ पे आपको रिजल्ट या तो आप फेल हैं या तो आप पास हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बाद में स्क्रूटनी होने वाली है, कुछ नई चीज़ें। यहाँ क्या है, यहाँ सोशल साइंस में ये है कि कई बार हो सकता है आप जो आइडियाज़ लिए, आप फील्ड वर्क पे गए, आपको पता चला कि आप जो लिख रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने पब्लिश कर दिया है, तो वो आप प्लेगरिज्म में आ जाएंगे। तो इस वजह से कई बार वहाँ पे चीज़ों को चेंज करने में ये सोशल साइंस में टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो लगभग कितना, अगर हम अप्रॉक्स माने तो कितने साल? अप्रॉक्स अभी जनरली लोग 4 से 4.5, मतलब
किसी ने उससे कम में सबमिट किया है क्या CHS में? हाँ, सबमिट CSS में लोगों ने कम में भी किया है, और मुझे पता है 2-3 लोगों ने 3 साल में भी किए हैं। 3 साल में भी सबमिट किया हाँ, है? सबमिट किए हैं। वो डिपेंड करता है असल में, अगर उनकी सोर्सेज पे पकड़ है हाँ। और वो उस एरिया से फेमिलियर हैं, उस लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, तो एक्चुअली मोस्टली 3 साल में हो सकती है। लेकिन अगर किसी के पास JRF है, SRF है, तो वो सोचता है मैं क्यों करूँ अगर मुझे 4 साल तक बेनिफिट मिल रहे हैं और कहीं और अभी कुछ नहीं है, तो लोग तो कहते हैं। SRF का टाइम पीरियड कितना है? कितने सालों तक फेलोशिप मिलती है? फेलोशिप आपकी एडमिशन से 5 साल तक मिलती है। एडमिशन से 5 साल हाँ, तक मिलती है? जिसमें 2 साल के बाद आपका SRF हो जाता है। आप लेट भी कराओगे तो वो एरियर के रूप में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और हॉस्टल का भी कुछ यहाँ पे रूल आ गया है कि 4 साल तक, ऐसा भी कुछ है क्या? 4+1 हॉस्टल भी है। 4+1 में हाँ, hostel भी। 4+1 है। आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करेंगे तो आपका हॉस्टल एक्सटेंड। और अभी हमने देखा कि UGC के जो चेंजेस आए हैं, तो नेट के सिर्फ नेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो ये जो चेंजेस थे ये अभी नहीं आए हैं, ये चेंजेस हमेशा से रहे हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, आप एक बात समझिए कि एक होता है मिनिमम क्राइटेरिया और एक होता है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मिनिमम क्राइटेरिया हमेशा से MA+ नेट ही रहा है, अच्छा। उसमें कुछ नहीं है। अभी क्या है कि उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर आपके पास PhD नहीं है, और पहले क्या होता था, पहले अगर आप MA+ नेट पे फॉर्म वगैरह भरते थे, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते थे, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सकता। अभी क्या है, कई बार ये कि सबको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और उसमें से इंटरव्यू इंटरव्यू सबको बुलाते हैं। हाँ। तो वो चेंजेस हुए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। तो नेट फिर अगर नेट से हो रहा है तो PhD क्यों करनी है? मतलब PhD करना वर्थ इट है अगर नहीं, नेट से ही मिल जा रहा है तो? जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की बात होगी कि अगर आप मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए लेकिन आपका कोई काम नहीं है, तो वो एक आपके लिए एक जॉब है। आपको, आपका ना कोई नाम है, ना कोई आपको आगे जाने का, ना कुछ होगा, तो आप एक काम कर रहे हैं। आपकी जो है वो अगर आप DU में असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके मान लीजिए रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, रिसर्च एक्सपीरियंस तो खैर समय के साथ आ जाता है, उसमें ये नहीं है कि किसी का मास्टर्स+ नेट पे अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया वो खराबी हो सकता है उसको पढ़ाने की क्वालिटी हो कुछ और हो, 10 मिनट के इंटरव्यू में देखा गया हो, बट ये है कि उसके बाद क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो जाते हो, या आगे आप देख रहे हो कि हाँ हमें, अगर मैं एकेडमिक्स में आया हूँ तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो अगर मैं DU में पढ़ा रहा हूँ तो DU के लोग तो मुझे काम के बल पे जाने, ये वाली चीज़ होती है। प्लस अगर बच्चों को गाइड भी करना है आगे चल के रिसर्च के लिए, PhD के लिए, तो PhD होना तो चाहिए। हाँ, PhD होने नहीं, असल में DU में क्या है कि DU की जो कॉलेजेस हैं उसमें कुछ हालांकि मुझे क्लियर नहीं पता, बट कुछ सेलेक्टेड प्रोफेसर ही कॉलेज के जो है, जो बहुत सीनियर होते हैं, वही PhD कराते हैं। बाकी सारी PhD DU के डिपार्टमेंट में ही होती है। नहीं, मैं सिर्फ DU की नहीं, अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें जो कॉलेजेस हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो कॉलेज है वहाँ PhD होती नहीं है। जैसे अगर आप जो स्टेट PCS वगैरह के थ्रू जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं, वो हमेशा से MA+ नेट ही रही हैं। और उसमें PhD जो है वो PhD वालों को एज होता है कि आपको इंटरव्यू में एज दे दिया गया कि इसकी PhD है, रिसर्च पब्लिकेशन अच्छे हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं वहाँ PhD नहीं होती, BA और मास्टर्स लेवल ही होता है। तो मतलब अगर नेट के थ्रू बन रहे हो तो सिर्फ मास्टर्स तक ही पढ़ा सकते हो। हाँ, मास्टर्स, क्योंकि कॉलेज जो है वो मास्टर्स तक ही होते हैं। आपको डिपार्टमेंट में भी हालांकि बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि MA+ नेट वालों को लिया जाता है, नहीं तो PhD तो आपकी की ही जाती है। हाँ, तो क्या CHS से करना PhD वर्थ इट है? हाँ, अगर PhD आपको करना, आपको एकेडमिक लाइफ में जाना है, तो CHS अभी भी जो है एक आइडियल सीन है कि आपको देखना है कि आपने PhD कहाँ से की है। वो ब्रांड है। हाँ, एक ब्रांड है, एक जो मोर होता है ना CHS से PhD की है। जैसे कहीं भी आप देख लीजिए, आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका ये है कि विराट कोहली ही बनना, बाकी लोग भी तो खेल रहे हैं, क्यों नहीं 11 लोगों का नाम लेना है, या बुमराह ही बनना है। तो उसी तरीके से अभी भी CHS है, या DU है, या BHU है, या SCU है, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एकेडमिकली अभी भी इंडिया में सबसे वैल्यूएबल एसेट्स यही हैं हमारे। फिर पोस्ट डॉक के लिए भी मुझे लगता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं कि कौन से कॉलेज से हाँ, आपका पोस्ट डॉक PhD के लिए है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट डॉक की डिमांड जो है वो एडवांस स्टडीज़ शिमला की होती है। शिमला में बहुत रेयर लोगों को चांसेस मिलते हैं, और लोग जनरली वहाँ के लिए एक ड्रीम होता है। जैसे आपका बहुत लोगों का ड्रीम होगा मास्टर्स JNU से करना है, PhD JNU से करना है, वैसे ही पोस्ट डॉक जो है वो शिमला से करने का एक लोगों का ड्रीम होता है, क्योंकि शिमला उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और अब थोड़ा बता दीजिए कि हाँ की फैकल्टी कैसी है, कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, या फिर सब कुछ स्टूडेंट पे ही आ जाता है कि उसे ही करना है? नहीं, ये 2 तरीके से देखने वाली चीज़। जैसे अगर आप बाकी जैसे कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैं BHU से भी आया हूँ, ठीक है, अगर आप BHU वगैरह से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ की फैकल्टी जो है वो रिसर्च के ओरिएंटेड में ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट करती है। अगर आप कुछ करते हैं यहाँ के लोग इनकरेज करते हैं, ऐसा नहीं है कि
आपने 4 साल किया, कोई ये कहते हैं कि भाई एटलीस्ट साल में कुछ मत करो तो एक पब्लिकेशन कर लो, 1-2 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर लो अच्छे वाले। तो यहाँ की फैकल्टी जो है आपको इनकरेज करती है। और मोर ओवर यहाँ की फैकल्टीज़ का क्या है कि अपने अपने एरियाज़ के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उन पे यहाँ की फैकल्टीज़ की पकड़ है। तो अगर आप उनसे कुछ भी इधर उधर की इंटरप्रिटेशन उस पर बात करेंगे तो वो वहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ की रिसर्च जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, अच्छा। तो अभी ने आपने बात की पब्लिकेशंस की, तो पब्लिकेशन कैसे कराएं, कैसे पब्लिश कराएं पेपर, और ये कितना ज़रूरी है आगे इंटरव्यूज़ के लिए। और ऑल्सो मैंने सुना है कि कॉन्टैक्ट्स एक जो होता है कि प्रोफेसर्स आपको जानते रहने चाहिए लगभग आपके रिसर्च इंटरेस्ट के एरिया के, तो वो कैसे इस्टेब्लिश करें? इसके कई सारे पर्सपेक्टिव में एक एक करके आता हूँ कि रिसर्च पब्लिकेशन कैसे कराएं। इसके 2 तरीके हैं। पहला एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट ये होता है कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए कि उनका इंटरव्यू शेड्यूल है, हाँ। ठीक है, तो उनको पब्लिकेशन की ज़रूरत है। जैसे उनको मिनिमम जो क्राइटेरिया है, अब जैसे डीयू ने कहा, मुझे एक चीज़ छूट गई थी, अब डीयू ने 56 कर दिया है। अच्छा। पहले 50 था। तो अगर आप MA प्लस नेट हैं हाँ। तो भी आपको एटलीस्ट 2 आर्टिकल पब्लिश कराने हैं ताकि आपको वो हो जाए। हाँ। तो उसके लिए कई लोग शॉर्टकट ये अपनाते हैं कि मान लीजिए कुछ है तो वो क्या करते हैं कि 2000-4000 रुपये में बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो आपको बाई नाइट वो आप लिस्टेड हाँ नहीं होता है वो लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक खासियत होगी। अगर आप गूगल करें किसी टॉपिक को तो सबसे पहले वही जर्नल्स आते हैं। अच्छा। गूगल स्कॉलर मत जाइए, वो एक एकेडमिक हो गई। एक नॉर्मल आदमी अगर कोई किसी टॉपिक को सर्च करता है, सबसे पहले वो जर्नल आते हैं जो पैसे दे के छापते हैं। अच्छा। तो एक तो ये शॉर्टकट हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाइए। जैसे जो UGC की लिस्ट थी अभी स्क्रैप हुई है, लेकिन वो लिस्ट अभी भी है। तो अगर आप उस जर्नल्स में जाएंगे तो मिनिमम आपको 7 से 8 महीने का टाइम लगता है पब्लिश कराने के लिए, नहीं रिस्पांस के लिए। पब्लिश कराना दूर की बात है, वो 7 से 8 महीने में आपको रिस्पांस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 1.5-2 साल आपके चले गए, आपको पता नहीं है कि आपके आर्टिकल का हुआ क्या, पब्लिश हुआ या नहीं हुआ। 2 साल बाद वो रिप्लाई करेंगे कि हमारे जो एकेडमिक क्राइटेरिया उनसे मैच नहीं करता, हमारा जो वॉल्यूम निकलने वाला उससे नहीं, आप कहीं और ट्राई करिए। तो वो एक लेंदी प्रोसेस है अगर आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाएंगे। बट मोस्टली 8 से 12 महीने में आपको रिस्पांस आ जाता है कि आपका एक्सेप्टेड है, नहीं है, क्या है। ये UGC केयर लिस्टेड की बात है, और ये ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो इसलिए इनका टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। एक जो तीसरा आपने कॉन्टैक्ट की बात की, कॉन्टैक्ट वाले को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला तो ये देखा जा सकता है ये बहुत ख़राब है। दूसरा ये देखा जा सकता है कि ये आपकी जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। जैसे सेज वगैरह में आपके अगर कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो एडिटर अगर आपको पर्सनली जानता है तो वो क्या करेगा कि आपके जो आर्टिकल है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, नहीं मैं पब्लिकेशंस की बात नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कि ऐसा जैसे कॉन्फ्रेंसेस में जाने के लिए प्रोफेसर्स बोलते हैं कि वहाँ पे जाके और भी प्रोफेसर से मिलो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो एक वो वाला कॉन्टैक्ट। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो एक चैनल होता है। और उस चैनल में जाने से क्या होता है कि अगर आप एक एकेडमिक के चैनल में जाते हैं तो मान लीजिए अगर आपको JNU या दिल्ली में होने वाले कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पता है, लेकिन आप वहाँ गए किसी आपके हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ, वो आप टच में हैं, उसको आपका टॉपिक पता है, तो हो सकता है आपको नहीं पता हो लेकिन उसे पता हो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो आपको एक मेल दे देगा या आप व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट आपका सेव है, तो वो क्या करेगा, अगर स्टेटस लगा देगा तो आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं बाकी। इस वजह से एकेडमिक कॉन्टेक्ट होना जरूरी है कि लोग आपके काम को जाने, एटलीस्ट नाम से जाने, काम से जाने, और हेल्प भी मिल जाती है। हाँ, हेल्प भी बिल्कुल मिलती है। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि अभी कोई भी अगर आपसे मिले, आप अपने दोस्त की जितनी मदद करेंगे उतनी किसी अनजान आदमी की नहीं कर सकते। इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर आपका दोस्त है थोड़ा सा गलत भी है तो आप उसकी मदद कर देंगे, वही क्यों अनजान आदमी आया तो आप उसको इतनी मदद नहीं करेंगे चाहते हुए भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या मोटिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो अभी बहुत सारे बच्चे एस्पायरेंट्स हैं PhD के लिए CHS में, तो उनको अगर आप कोई टिप्स देना चाहें इंटरव्यू के लिए और इस प्रोसेस के लिए, तो PhD के एडमिशन के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले जो आपका टॉपिक हो, और एक चीज़ तो क्लियर है कि जरूरी नहीं है आप जो रिसर्च प्रपोजल लेके आए वो आगे वर्कआउट करें। हो सकता है प्रोफेसर को ये भी पता हो कि आपका एरिया ओवर वर्क है, जो प्रपोजल लाए आप ओवर वर्क है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट CHS और बाकी मैंने SCU DU यहाँ के जो इंटरव्यू थे, इनसे ये लगा कि प्रोफेसर को ये लगना चाहिए कि यू आर रेडी टू डू रिसर्च, आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर आपको आपके टॉपिक ओवर वर्क भी है फिर भी आपने एक एक्सटेंसिव स्टडी करके लाई है, आपने पढ़ा हुआ है चीज़ों को, हाँ, कहीं से आपने पैराफ्रेज नहीं किया, ये नहीं किया, तो वो आपको एक टॉपिक पे पकड़ दिखनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे काम है और आप देख रहे हैं कि आपकी फैकल्टी या कोई
आप जैसे मान लीजिए आप जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जेएनयू के अलावा भी अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो डीयू के किसी प्रोफेसर से मैच कर रहा है या कहीं और से कर रहा है, तो आप उनको कुछ नहीं थे, आप एक मेल कर सकते हैं कि मैं इस एरिया में वर्क करने के लिए हूँ, क्या ये टॉपिक फिजिबल है या नहीं है, अगर आपको इस पर कुछ रीडिंग्स पता हो तो बता दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो कॉन्टेक्ट वाली बात हुई, इस तरीके से वो वर्कआउट करती हैं। हाँ, तो प्रोफेसर्स को पता लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कि आप पीएचडी आपको करना ही है। तो टॉपिक अगर आपको ओवरवर्क भी होगा तो भी वो आपको ले लेंगे, और 6 महीने का टाइम होता है टॉपिक्स चेंज करने का। अगर आइडियली 2 साल होता है, 2 साल होता है, आइडियली 2 साल होता है। हमें तो बोला गया था कि 6 महीने का। आइडियली 2 साल होता है। अगर आपको पहले बता दिया कि 2 साल होता है, तो आप 11 महीने तक वो खोजते रहेंगे। हाँ, तो इस वजह से वो कहा तक सेमिनार पेपर तक अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। टॉपिक डिसाइड कर लो। हाँ, तो वो चीज़ तो ठीक है, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ टेल देम टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल। एक नया इनिशिएटिव है ये, मैं कहूँगा। जैसे इसके पहले ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, हम लोग खुद भी ऑनलाइन पढ़ाने वगैरह का देखते हैं, तो लेकिन ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें रिसर्च ओरिएंटेड बातें हो रही हैं। कई सारे जो आपके पीएचडी स्कॉलर्स हैं, चाहे रिसेंट एडमिशन हो या कोई सीनियर्स हो या इवन जो नेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, तो उनके लिए भी एक नया इनिशिएटिव है। आपको अगर हायर स्टडीज़ के लिए है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, एक अच्छी पहल है। हो सकता है आगे आने वाले समय और लोग भी फॉलो करें, तो एक नया पाथ बना रही हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।